हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आखिरकार केंद्र सरकार ने दिल्ली को जीत ही लिया। बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी कि दिल्ली किसकी होगी, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। लेकिन पार्लियामेंट ने मुहर इस बात की लगाई है कि दिल्ली पर तो केंद्र सरकार ही राज करेगी। एक्चुअली हुआ ये, रिसेंटली पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल पास कर दिया और दिल्ली सरकार से उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छीन ली। एक तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वैसे ही दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के साथ नहीं थी, अब उसके पास एक ही चीज बची थी, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको भी इस बिल के माध्यम से छीन लिया गया। इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार अब नौकरशाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चाहे ऑफिसर्स कुछ भी करे, दिल्ली सरकार ना तो उनका ट्रांसफर कर सकती है, ना डरा धमका सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। आप ये मानकर चल सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांध दिए गए। समझेंगे क्या है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल, इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कंसर्न इस पर रेस किए जा रहे हैं, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को दिल्ली के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एस बालकृष्णन कमेटी 1987 की रिकमेंडेशंस पर 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसके माध्यम से हमारे संविधान में आर्टिकल 239AA को इंसर्ट कर दिया गया और ये आर्टिकल दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है। ये आर्टिकल कहता है कि दिल्ली के पास एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और एक लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली के पास ये पावर होगी कि स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स शामिल हैं उस पर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। लेकिन इसी के साथ इसमें अपवाद ये रखा गया कि दिल्ली सरकार पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड पर कानून नहीं बना सकती, यानी इन चीजों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। और आप सभी जानते हैं कि पिछले बहुत समय से गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार के बीच पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को लेकर बहुत कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। लेकिन इस नए अमेंडमेंट ने मानो दिल्ली सरकार की जान ही ले ली हो। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच सर्विस कंट्रोल को लेकर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि दिल्ली में जो सर्विसेज हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं उन पर किसका नियंत्रण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिल्ली के पक्ष में सुनाया कि इन सभी चीजों पर दिल्ली का हक है और दिल्ली ही इन पर नियंत्रण करेगी। वहीं 2018 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एलजी के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियां नहीं हैं और हर राज्य की तरह उसे भी मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ेगी। लेकिन 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो केंद्र सरकार को रास नहीं आया। मात्र 8 दिन बाद यानी 19 मई 2023 को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पारित हो गया और फाइनली कुछ दिन बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस बिल में है क्या। फ्रेंड्स, ये बिल नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को स्टेब्लिश करता है, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सर्विसेज के मैटर पर रिकमेंडेशन देगी। इसमें सिविल सर्वेंट्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग, मैटर रिलेटेड टू विजिलेंस प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन सेक्शंस ऑफ ग्रुप ए ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी इन सभी मैटर पर ये अथॉरिटी वहां के गवर्नर को एडवाइस करेगी। लेकिन इस अथॉरिटी में होगा कौन कौन? इस संस्था में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे, दिल्ली के होम सेक्रेटरी होंगे, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होंगे, यानी इन 3 लोगों से मिलकर ये कमेटी बनेगी और ये कमेटी गवर्नर को सर्विस रिलेटेड रिकमेंडेशन भेजेगी। और ये अथॉरिटी अपने सारे डिसीजंस मेजोरिटी के बेस पर लेगी, जिसमें कोरम 2 लोगों का है, यानी इन तीनों लोगों में से किसी दो ने भी किसी मैटर पर एग्री कर दिया तो ये रिकमेंडेशन गवर्नर को भेज दी जाएगी। सेकंड प्रोविजन इसमें ये है, दिल्ली के गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर को बढ़ाता है, यानी कह सकते हैं कि इसमें दिल्ली के गवर्नर को अनलिमिटेड पावर दे दी गई कि अगर गवर्नर और सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच मतभेद होता है तो उसमें गवर्नर का निर्णय अंतिम होगा। एक प्रोविजन इसमें डिस्पोजल ऑफ मैटर्स को लेकर भी है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर को किसी मैटर को डिस्पोज करने के लिए ऑर्डर निकालना है तो उसे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के कंसल्टेशन के बाद ही इशू किया जाएगा, और कुछ मैटर में तो चीफ मिनिस्टर और वहां के चीफ सेक्रेटरी इस इश्यूज को एलजी तक पहुंचाएंगे
और गवर्नर डिसाइड करेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में पीस स्टेब्लिशमेंट करना, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिलेशन को कैसे रखना है, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, इन सभी मुद्दों पर वहां के गवर्नर की राय लेनी जरूरी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन सभी में आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर गवर्नमेंट कोई से रिफॉर्म करती है तो वो तो अच्छी बात है, आइए इसको भी समझते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि केंद्र सरकार दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यह बिल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को स्टेब्लिश करता है, जिसमें 3 लोग होंगे, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपने ये भी जाना कि डिसीजन मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाएगा। अगर 3 मेंबर है, अगर 2 की सहमति हो जाती है तो उस डिसीजन को पास कर लिया जाएगा। बस यहीं पर पेच है, क्योंकि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और डेफिनेटली ये दोनों लोग केंद्र सरकार की बात ही मानेंगे। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो वहां कैसे अपने प्रोग्राम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगी, क्योंकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। अगर वो ही उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे आपको भी अंदाजा है। यानी अगर कल से करप्शन होता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उसमें कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली की कोई सी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाना है, अगर अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने डिसीजन में ये कहा था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की ट्रिपल चेन को फॉलो करती है कि सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर्स आर अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। मतलब ये कि अधिकारी मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं, मंत्री विधायिका के प्रति और विधायिका अपने मतदाताओं के प्रति। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि अब अधिकारी मंत्रियों के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे इश्यूज अब सिविल सर्विस अथॉरिटी देखेगी। और जैसा कि हमने अभी जाना, इस अथॉरिटी का झुकाव सेंट्रल गवर्नमेंट के इधर ज्यादा है। कह सकते हैं कि ये बिल अकाउंटेबिलिटी की इस ट्रिपल चेन को तोड़ता है। इसका एक बड़ा इशू ये है कि अब गवर्नर मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। लेक्चर की शुरुआत में हमने जाना कि आर्टिकल 239AA ये कहता है कि गवर्नर मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करेगा। लेकिन अब ज्यादातर विधायी कार्यों में गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि अगर गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद होता है तो गवर्नर की राय को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि यहाँ भी केंद्र सरकार जीतती नजर आती है। ये सभी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के 2018 में दिए गए फैसले का उल्लंघन भी करते हैं, जिसमें कहा गया था निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होगी। लेकिन ये बिल ये कहता है ये फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी? गवर्नर के पास। मतलब साफ है कि अब दिल्ली सरकार ना एक कठपुतली बनकर रह गई है। केंद्र सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। मुख्यमंत्री यानी कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भी अब कुछ नहीं कर सकता। हाईएस्ट डिसीजन गवर्नर लेंगे। अगर मुख्यमंत्री को कुछ भी करना है तो उसे गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट की पूरी ऑटोनॉमी छीन ली। थैंक यू।